Hello dear guys, this is Anil Kumar Srivastava from Johar Edu Camp. Johar Edu Campus, in fact. I am Anil Kumar Srivastava. We are discussing polity, that is Raj Vyavastha, governance, अभिशासन, constitution, that is संविधान, and public administration, लोक प्रशासन। इनमें से ये और ये सेगमेंट जो है, ये गवर्नेंस का पार्ट और ये पार्ट, ये वास्तव में सेक्शन बी है, और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दोनों, ये सेक्शन ए है। अभी हम लोग एक्चुअली सेक्शन ए को डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन बी इसके बाद आपको डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन ए में हम लोग प्रीएम्बल पढ़ रहे थे। हमने बताया था कि प्रीएम्बल में यानी प्रस्तावना में या उद्देशिका में, इसको कई नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का अर्थ समझाएंगे, क्योंकि जब नेचर ऑफ स्टेट की बात की जाएगी तो इन्हीं 5 टर्म्स पर हम चर्चा करेंगे। आपके सिलेबस में हालांकि सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, इन 3 चीज़ों का जिक्र है और इसके पीछे की फिलॉसफी का जिक्र है, लेकिन हम सोशलिस्ट और सेक्युलर तो डिस्कस कर चुके हैं, सॉवरेन भी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद से इसके पीछे की फिलॉसफी आपको बताएंगे, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताओं का जिक्र करेंगे, विशिष्ट विशेषताओं का जिक्र करेंगे, और फिर आगे के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने आपको बता दिया है, ये सेक्युलर तक कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर दिया, यानी सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न का कॉन्सेप्ट बताया, और बताया कि किस प्रकार से आलोचक कहते हैं कि ये डाइल्यूट हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। सोशलिस्ट का बताया, समाजवादी का बताया, और सेक्युलर का बताया। अब हम एम.बी. पायली का कथन आपको हम बताए थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेटिक, पहले हम लोग इसका लोकतांत्रिक, इसका अर्थ देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को कैसे समझाएंगे, तो आपका सीधा जवाब होगा पीपल वेयर पीपल चूज देयर रूलर्स। इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस वेयर पीपल चूज देयर रूलर्स, यानी शासन की वह प्रणाली, लोग मतलब इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अंग्रेजी में इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल चूज देयर रूलर्स, यानी शासन की वह प्रणाली जिसमें शासक वर्ग का चुनाव लोग करते हैं, लोग करते हैं, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का एक और कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, लोकतंत्र के घटक के रूप में। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको भी आप जानिए, क्योंकि जो प्रीएम्बल में बताया गया है उसका पूरा अर्थ आपको समझना है। इसमें दिया हुआ है कि भाई आपको समझाना है कि सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब, और सोशलिस्ट, टर्म तो 3 ही इस्तेमाल किया है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट का मतलब आपको समझाना है, और इसके पीछे की फिलॉसफी। तो फिलॉसफी तो हम संक्षेप में बताते ही जा रहे हैं, अलग से भी एक बार बता देंगे।
लेकिन हम आपको लोकतंत्र से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उसको देखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र के कितने घटक हैं, थोड़ा और हम बड़ा बना देते हैं, ये ऐसे, ये लोकतंत्र के घटक, अंग, लोकतंत्र के घटक, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, लोक संप्रभुता, यानी सबसे महत्वपूर्ण यही तीन चीजें हैं। और प्रत्याभूत अधिकार, प्रत्याभूत का मतलब होता है गारंटीड, गारंटीड राइट्स, अधिकार, अंग्रेजी भी हम लिख देते हैं गारंटीड, GUARANTEED, गारंटीड राइट्स। ये है रूल ऑफ लॉ और ये है पॉपुलर सॉवरेनिटी। अब इसके तीन मतलब होते हैं। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता या समता, विधि के समक्ष समता। ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ये है निरंकुश शासन की अनुपस्थिति, जगह कम होने की वजह से यहां लिखना थोड़ा मुश्किल है। और तीसरा है प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी जब सत्ता और लोगों के अधिकार के बीच संघर्ष हो तो हमेशा लोगों का अधिकार जीतता। अमेरिका से लिया गया ये कॉन्सेप्ट। अमेरिका में ये माना जाता है कि लोग परफेक्ट होते हैं, राज्य ही इम्परफेक्ट होता है। कारण कि लोगों के पास तो पावर होता नहीं है, राज्य के पास पावर होता है और वो पावर में मतलब वो एक तरह से आप मदांध रहता है, यानी पावर का रूपी धतूरे का प्रयोग करके वो मदांध हो जाता है, वो एक प्रकार से वो बेखबर हो जाता है, मदमस्त हो जाता है और वो कुछ भी उल्टा पलटा डिसीजन लेता रहता है। लोगों के पास पावर नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादातर मामलों में जब राज्य से टकराते हैं तो वो सही रास्ते पर होते हैं, यानी वो कोशिश यही करते हैं कि राज्य से टकराना ना पड़े। तो इस दशा में राज्य और लोगों के बीच जब मामला फंसता है, संघर्ष की स्थिति आती है, तो कोर्ट वहां मान के चलता है कि लोग सही होंगे, राज्य ही गलत होगा। तो आपको बता दें वहां लोगों का अधिकार जीतता है। कानून के सामने राजा हो या रंक हो सभी बराबर होते हैं। दूसरा यह है कि कोई दादागिरी नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति का शासन नहीं होता। कानून जो कहता है उसके अनुसार काम करना होता है। आप भी अगर ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तो आपको भी वही करना है, नहीं तो सामने वाला अगर पढ़ा लिखा है, वकील है या जानकारी रखने वाला है तो आपको घसीट देगा हाई कोर्ट में, वहीं नप जाओगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि कानून को की समझ रहे और कानून के शासन के हिसाब से काम किया जाए। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी का वह समय स्वर्ग कहा जाता है जब लोग अनपढ़ और गंवार हों, क्योंकि अनपढ़ और गंवार आदमी को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं रहता। लेकिन अगर लोगों ने पढ़ लिख लिया है तो नौकरशाही के लिए मुसीबत है। जैसे वकील से दरोगा भी नहीं टकराते हैं, एसएसपी और डीएम भी नहीं टकराते हैं। वकील में हमारे यहाँ वकील है, वो जूता चला के मार देता है, डीएम साहब के कोर्ट में जाता है और डीएम साहब जब उछल कूद मचाते हैं तो वो जूतवे चला देता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जब हाई कोर्ट वगैरह में जाता है तो कह देता है कि भाई ये हमको ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अब वहाँ रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही है, वो कुछ भी उल्टा पलटा बोल देता है, तो सब डीएम सब उसे डर करके रहते हैं, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग की मनाही है। हाई कोर्ट ने मना कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। खैर जो भी है, तो तीन बातें हो गई, निरंकुश शासन की अनुपस्थिति, और तीसरा राइट्स हमेशा वो प्राधान्यता उसकी रहती है, वो सत्ता के ऊपर भारी रहता है। लोक संप्रभुता के दो मतलब होते हैं, लोगों की इच्छा से सरकार बनेगी और ये इच्छा तो बदलती रहती है। भाई आप ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जो है एक ही इच्छा रखोगे। हाँ, यहाँ ये है कि अब ये नहीं है कि घर की सब्जी की तरह से आज हम परवल खाएंगे, कल हम भिंडी खाएंगे। डेली आपकी इच्छा बदलेगी तो डेली सरकार तो बदलेगी नहीं, इसलिए 5 साल 4 साल का टाइम दे दिया गया। तो अमेरिका में जैसे 4 साल है, भारत में 5 साल है। भाई होनहार बीरवान के होत चिकने पात, जो मतलब जो होनहार बच्चा होता है वो क्या कहते हैं कि पूत पालने में ही दिख जाते हैं। यानी अगर जो होनहार पूत है तो वो पालने में ही पता चल जाता है, उसके पाँव मतलब वो बच्चे के पाँव उसी में दिख जाते हैं।
तो इसका मतलब ये पालने में ही दिख जाते हैं। इसका मतलब ये कि वो आगे क्या करेगा ये पहले ही पता चल जाता है। तो अगर आपकी नीयत ठीक है तो 5 साल 4 साल बहुत है, उतने में आप बता देते हैं कि हम आगे ऐसे ऐसे करेंगे। जनता चूंकि लॉजिक करती है, 2-4 लोग मूर्खता कर सकते हैं, 2-4% लोग गलती कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग तार्किक होते हैं और तर्क तो इतिहास में ही देखने को मिलता है। तो जब कलेक्टिव डिसीजन होता है, सामूहिक निर्णय होता है, तो मेजॉरिटी जो है वो तर्क के आधार पर फैसले लेती है कि भाई हम इनको क्यों चुने। तो जाहिर अगर वो किसी को चुनती है इसका मतलब कि उसने सोच विचार के किया होगा कौन उसके हित के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो पहला तो यह है। दूसरे के लिए इलेक्शन कमीशन बना दिया कि भाई 5 साल बाद लोगों की इच्छा बदलेगी तो सरकार बदलना चाहेंगे तो उसके लिए चुनाव जरूरी है। तो पहला है कि लोगों की मर्जी से सरकार बनेगी और दूसरा लोग अपनी मर्जी से सरकार बदलेंगे भी, लेकिन उस मर्जी की अभिव्यक्ति के लिए वो चुनाव के माध्यम से जाएंगे, यानी एक सिस्टम के माध्यम से जाएंगे। तीसरा है गारंटीड राइट्स, दूसरे शब्दों में ऐसे अधिकार जो जिनके रक्षा के लिए राज्य के विरुद्ध आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसका नाम सुप्रीम कोर्ट इसलिए उसमें सुप्रीम लगा हुआ है, वो राज्य के ऊपर है। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स को बना दिया गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स के मामले में अगर राज्य आपके किसी अधिकार का उल्लंघन करता है तो राज्य के विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट आप चले जाइए। ये 3 तरह के कंपोनेंट हैं जो लोकतंत्र के कंपोनेंट हैं। संक्षेप में लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सरकार का चुनाव, शासक वर्ग का चुनाव लोग करते हैं, मंत्री शासक वर्ग का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में शासन का मतलब, गवर्नमेंट का मतलब मंत्री से है, जबकि प्रशासन का मतलब, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब नौकरशाही जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। यानी अब इनमें अंतर क्या होता है? शासन नीतियां बनाता है, संक्षेप में जो नीति बनाए वो शासन है, जो नीति को लागू करे वो प्रशासन है, उपसर्ग है जो शासन के बाद आता है। दूसरे शब्दों में शासन ने जो काम करना था कर दिया, अब उसके बाद का काम जिसको करना वो प्रशासन है। तो नौकरशाही का काम शासन के बाद शुरू होता है, शासन नीतियां बनाता है, प्रशासन का काम है उसे ठीक से लागू करना। तो इस प्रकार से जो है सरकार का गठन लोगों की मर्जी से होता है और उसमें बदलाव भी लोगों की मर्जी से होता है। गठन और बदलाव दोनों के लिए निर्वाचन जरूरी है, इसीलिए एक निर्वाचन आयोग बनाया गया। अम्बेडकर साहब ने कहा कि भाई हम 10 ठो निर्वाचन आयोग बना के क्या करेंगे, 5 साल पे एक बार चुनाव होना है तो 5 साल मक्खी थोड़े मारेगा निर्वाचन आयोग। इसलिए 1 ठो निर्वाचन आयोग पर्याप्त है, वो राज्य की मशीनरी का प्रयोग कर लेगा चुनाव के दौरान, चुनाव हो जाया करेगा और वही चल भी रहा है। हालांकि आज की डेट में निर्वाचन आयोग के कई मांग हैं जिसके बारे में हम लोग संक्षेप में आगे चर्चा कर लेंगे। अब आ जाइए, अंत में है रिपब्लिक यानी गणतंत्र। गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी होता है, व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड फंक्शनरी, तो उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। जब वो इलेक्टेड फंक्शनरी ना होकर के हेरिडिटरी फंक्शनरी होता है, यानी कि वंशानुगत पदाधिकारी होता है, तो ऐसी दशा में वह राजवंश कहलाता है, या वो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे ब्रिटेन में है, जैसे आपके इस समय भूटान में है, इन सब जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, लेकिन बावजूद इसके जो है वहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है जिसके नाम पर सब काम होता है वो वंशानुगत है, वो हेरिडिटरी है, उसका चुनाव नहीं होता। वो राजा का लड़का राजा या राजा का लड़की साम्राज्ञी, इसी तरह की व्यवस्था वहाँ चलती रहती है। तो ये जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में भारत के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है कि भारत, अमेरिका, ये सब जो देश हैं, या फ्रांस, ये सब गणतंत्र हैं। दूसरे शब्दों में देयर हेड्स ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड। इन अदर वर्ड्स, राज्य के जो प्रधान होते हैं, जिनको हम लोग राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, वो वास्तव में निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते। आज रामनाथ कोविंद हैं, कल प्रणव दा थे, परसों कोई और होगा, या परसों कोई और था, परसों कोई और होगा। दूसरे शब्दों में जो निर्वाचित होगा वही होगा। ये नहीं है कि भाई चलो खानदानी चला रहा है। तो इसलिए इंडिया एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकनिज्म है। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन की तरह से वह संवैधानिक राजतंत्र नहीं है बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र या गणतंत्र है। तो इस प्रकार से इस लोकतंत्र को आप, ये गणतंत्र को आप समझ सकते हैं। यानी भारत
का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा यानी जो राष्ट्रपति होगा वह एक निर्वाचित पदाधिकारी होगा, न कि वंशानुगत पदाधिकारी होगा। ये रिपब्लिक का मतलब है। अब आ जाइए इसके पीछे की फिलॉसफी। हमने बताया कि प्रियम्बल के पीछे की, खास करके इनके पीछे की जो फिलॉसफी है उसको समझने के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिक्र कर दीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव का, जिसे पंडित नेहरू ने संविधान सभा के पटल पर 13 दिसंबर 1946 को यानी संविधान सभा की पहली बैठक के चौथे दिन रखा था। 9 को संविधान सभा बैठी थी पहली, 9 दिसंबर 1946 को इसी दिल्ली में, और 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था उन्होंने। 2 दिन बाद आपको पता ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रेगुलर नियमित अध्यक्ष चुन लिया गया था संविधान सभा का। पहले सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा अनुभवी आदमी थे, बिहार से आते थे, लोगों ने टेम्पोररी अध्यक्ष उन्हीं को चुन दिया, लेकिन रेगुलर उसके बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना क्योंकि राजेंद्र प्रसाद वैसे एमए इकोनॉमिक्स से थे प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से, लेकिन उनको डिलीट की भी उपाधि मिली हुई थी, वकील तो थे ही। तो इस प्रकार से और बड़े काबिल आदमी थे, और जाहिर है वकीलों का ही साम्राज्य था संविधान सभा में, मैक्सिमम वकील ही थे, चाहे वो संविधान बनाने वाले लोग हों, चाहे वो उसको एंडोर्स करने वाले लोग हों, उस पर बहस करने वाले लोग हैं। और ज़रूरत भी इसी बात की थी, चूँकि कानून एक टेक्निकल पहलू होता है। ऐसा तो है नहीं कि रास्ता चलते जो है बिरहा की तरह से कानून कोई भी गा देगा और कोई भी बना देगा। वो उसके लिए तमाम दुनिया के तमाम कानूनों का अध्ययन करना होता है, चूँकि उसको समझाने के लिए जो बैठे हुए जज होते हैं वो बड़े अनुभवी और पढ़े लिखे लोग होते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वो गाँव के हरवाहे चरवाहे की तरह से कहीं भी जो है हल चला दो, कहीं भी कुदाल मार दो, तो ऐसा तो है नहीं कुछ भी उल्टा पलटा करने, वो एक सिस्टम के तहत चलता है, इसलिए वो टेक्निकल है, उसके लिए अच्छी समझ चाहिए। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ कोई भी आके नाच गाना करके थोड़े पढ़ा सकता है, क्योंकि अगर पीसीएस में ऐसे ही उल्टा पलटा कुछ भी पूछा जाने लगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या पूछा जाएगा, न एग्जामिनर कॉपी जांच पाएगा, उसको भी नहीं पता रहेगा कि आंसर क्या लिखा है आपने। तो जाहिर है अब एग्जामिनर से बिरहा के बारे में कुछ लिख दीजिए या कोनो गांव के अगल बगल के किसी प्रैक्टिस के बारे में, तो कितने एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि लिखा क्या है। जैसे मैं अपने यहाँ भोजपुरी में कुछ शब्द है बोल दूँ तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या बोला है। तो जाहिर है वहाँ के लिए एक अप्रूव्ड, एक स्वीकृत भाषा है, एक स्वीकृत सिलेबस है, उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी ना, कुछ भी है उठ पटांग तो हो नहीं जाएगा। इसलिए कानून बनाना एक टेक्निकल काम, एक टेक्निकल एक्सरसाइज है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, तो इसलिए ज़्यादातर लोग वकील ही थे, तो जाहिर है वकील को ही अध्यक्ष बनाया जाना था। चूंकि संविधान सभा ने प्रारूप समिति को अपॉइंट किया था, इलेक्ट नहीं किया था, इलेक्ट तो केवल संविधान सभा हुई थी। लेकिन ठीक वैसे जैसे प्रधानमंत्री इलेक्ट होता है, लेकिन वो अब आरबीआई का गवर्नर इलेक्ट तो होता नहीं है। अब आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति हो, चाहे कै की नियुक्ति हो, ये सब के सब जो है एक्चुअली अपॉइंट होते हैं। अपॉइंट करने वाला काम प्राइम मिनिस्टर करता है। अब हर जगह इलेक्शन तो होगा नहीं, अब सबको इलेक्ट करोगे तो सब लगेंगे बराबर का ईगो रखने कि भाई हम तुर्रम खां हैं, हम तुर्रम खां हैं, तो पटका पटकी हो जाएगा, लड़ाई सब लड़ लेंगे। तो ये बताओ कौन किस पर भारी? जाहिर है जनता एक आदमी को चुनेगी ना, और सब उसके निर्देशन में काम करेंगे। मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बहुत सारे रसोइये खाना बर्बाद कर देते हैं। अब सब लगेंगे चुनाव जीतने। अब राज्य में पता चला गवर्नर को भी चुन दिए, चीफ मिनिस्टर को भी चुन दिए, तो गवर्नर कहेगा हम बड़े हैं, चीफ मिनिस्टर कहेगा हम बड़े हैं, दोनों में पटका पटकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, मामला बार बार कोर्ट जाएगा। इसलिए गवर्नर अपॉइंट होता है और चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। भाई राष्ट्रपति जो हेड ऑफ स्टेट है, जब एक बार वो चुन लिया गया तो क्या जरूरत है सबको चुनने की? तो इस प्रकार से ये व्यवस्था ऐसे बनाई गई कि बिना मतलब का ईगो क्लैश ना हो, अहंग की लड़ाई ना हो, और बिना मतलब का जो है शासन में वो ना, ये सब संविधान से तय हुआ है। तो जाहिर है इन सब चीज़ों को सोचने समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए थी, और इसलिए उसमें वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो नेशनल मूवमेंट से भी आए थे, उनको ज़मीनी ज्ञान भी था, एक्सपीरियंस भी था, और कानूनी पहलू का भी ज्ञान था। अब उनसे बेहतर कौन हो सकता था संविधान बनाने वाला? इसलिए ये व्यवस्था की गई। तो जाहिर है कि भारत में जो ये बात की गई है, इन सब चीज़ों को के पीछे एक उद्देश्य था, एक फिलॉसफी थी। फिलॉसफी का सीधा सा मतलब होता है उस चीज़ का ज्ञान जो सामान्य रूप से सामान्य लोगों को नहीं हो पाता। उद्देश्य क्या था कि देश के लोगों की सेवा करना। अंग्रेज सेवा तो करते नहीं, तो केवल मेवा लेते थे। तो देश के लोगों की सेवा करने के लिए सोशलिस्टिक ढांचा चाहिए था, जिसमें गरीब तबके के आदमी के लिए राज्य बेहतर काम कर सके, विशेष काम कर सके। और इस देश में कई तरह के लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया था। ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, उसमें आपके
खानाबदोश भी थे, आदिवासी भी थे, तमाम सन्यासी भी थे, सब तरह के लोग थे। तो सबको साथ लेकर चलने का मतलब है कि सेक्युलर ढांचा होना चाहिए था, इसलिए पंथ निरपेक्ष ढांचा बनाया गया। दूसरे शब्दों में नेशनल मूवमेंट के दौरान जो आदर्श उभर करके सामने आए, उन्हीं आदर्शों ने दर्शन का निर्माण किया और हमारे प्रियम्बल में इन चीज़ों को शामिल किया गया। दूसरे शब्दों में जो 3 शब्द इसमें हैं, सेक्युलर इसलिए बनाया गया कि देश की आज़ादी के समय भी भारत में ऐसे मुसलमानों की संख्या कम नहीं थी जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, जिनकी जिन्ना से नहीं पड़ती थी। इसमें अबुल कलाम आज़ाद का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। तो जाहिर है भारत राष्ट्रवादी मुसलमानों से कैसे कहता है नहीं भैया, चूंकि धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है तो आप पाकिस्तान जाइए धकिया करके, ऐसे तो हो नहीं सकता था। तो जाहिर है उसके पीछे एक दर्शन काम कर रहा था कि भाई अब सेक्युलर ढांचा। इसी तरह तमाम ईसाई लोग थे, कई ईसाई लोग ही एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, चाहे वो वेडरबर्न रहे हों, चाहे कोई भी रहा हो, ठीक है, हेनरी कॉटन रहे हो, वेडरबर्न रहे हो, यहाँ तक कि एनी बेसेंट जो कांग्रेस की एक प्रमुख लीडर बनकर के उभरी थी, उन्होंने और अपना एक कई सेपरेट आंदोलन भी चलाया था, शिक्षा के जगत में भी बहुत योगदान किया था, वो भी एक ईसाई महिला थी। और तो और गोली मारिए, राजेंद्र बाबू जब अध्यक्ष बने संविधान सभा के तो उसके उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया। वो एक्चुअली बंगाली ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, यानी हिरेन कुपर मुखर्जी उनका पूरा नाम था, एच.सी. मुखर्जी। तो वो एक्चुअली माइनॉरिटी से संबंधित थे, यानी वो ईसाई थे। तो इस प्रकार से ये कैसे हो सकता था कि भैया खाली एक आदमी ने योगदान, तो खाली हिंदू ने योगदान तो दिया नहीं है, या खाली ये XYZ ने योगदान तो दिया नहीं है, इसलिए इसका सेक्युलर ढांचा बनाया गया। ये इसके पीछे फिलॉसफी ये काम कर रही थी। गरीब लोगों ने बहुत योगदान दिया था देश की आज़ादी में, वो अनसंग हीरो हैं, यानी उनके बारे में चर्चा नहीं मिलती इतिहास में, चूंकि उनकी संख्या बहुतेरे है, लेकिन उन्होंने योगदान तो दिया था। अब चित्तू पांडे का नाम तो आप जान गए, भाई बलिया में उसने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। आप राजकुमार शुक्ला का नाम जान गए, उसके इनविटेशन पर गांधी जी चंपारण गए, जहां से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। लेकिन ये लोग फिर भी जमींदार परिवार से आते थे, ये लोग अच्छे परिवारों से आते थे। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो राम खिलावन भाई टाइप के थे, गरीब गुरबा थे गाँव के, तो जाहिर है उनके लिए अगर राज्य काम नहीं करता है तो आज़ादी के बाद भी अगर उनके हालात ज्यों के त्यों रहते हैं तो बेकार, इससे बढ़िया तो फिर अंग्रेजों का ही शासन था। तो इसलिए सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया और हर आदमी को बोलने, अपनी बात कहने की आज़ादी चाहिए थी, और इसके साथ साथ उसको सत्ता में उसकी सीधी भागीदारी चाहिए थी। माने अब 1 अरब लोग या 1.25 अरब लोग या 1 अरब 35 करोड़ लोग सबके सब तो शासन करेंगे नहीं, कौन किसके ऊपर करेगा। तो ये व्यवस्था की गई कि भाई प्रतिनिधियों के माध्यम से वो शासन करेंगे, तो चुनने का अधिकार उनके हाथ में दे दिया गया, इसलिए डेमोक्रेटिक व्यवस्था की गई। इसके पीछे की फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, यही इसके पीछे की फिलॉसफी थी जो काम कर रही थी। उम्मीद है आप सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट का मतलब समझ गए होंगे। इसको पहले भी समझाया गया है, इसमें तमाम सुप्रीम कोर्ट के केसेज वगैरह का भी जिक्र किया गया है, विद्वानों के मत भी लाए गए हैं। उम्मीद है आप इसको डिटेल में समझ गए होंगे। इसको देखते रहिए, फिर अगला टॉपिक इसके तुरंत बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।